हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले चीन की इतिहास लेखन परंपरा के बारे में। चीन उन देशों में से एक रहा है जिनकी सभ्यता बहुत प्राचीन है। गेटे ने इतिहास लेखन के संबंध में कहा है कि इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि वह सत्य और असत्य को अलग अलग कर दे। ऐतिहासिक खोज करने वाले को सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें जूरी के समान विषय पर अपना मत देना चाहिए, भले ही वह मत उसके विरुद्ध हो या फिर अनुकूल हो। इस उपदेश का चीनी इतिहासकारों ने पालन किया है, क्योंकि चीन में यह परंपरा थी कि चीनी सम्राट अपने जीवन काल में अपने समय के लिखे इतिहास को देखने का अधिकारी नहीं होता था। इस बात से यह साबित होता है कि चीन ने इतिहास लेखन में अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा था। चीन लेखन के बारे में जो बात सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह है उसकी भाषा का 200 वर्षों पूर्व से अपरिवर्तित रूप से बने रहना। इस बात से सिद्ध होता है कि चीन ने भाषा के महत्व को पहचाना था, क्योंकि भाषा ही वह तथ्य है जो किसी देश की एकता को अखंडित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हमें चीन के 2000 वर्ष पहले का इतिहास भी चीन की तत्कालीन भाषा में ही लिखा मिलता है। इस बात से यह भी प्रमाणित होता है कि चीन के इतिहास पर बाहरी प्रभाव भी बहुत ज्यादा कम पड़ा था। प्राचीन इतिहास लेखकों ने चीनी को केथी नाम से पुकारा है और स्वयं चीनी लोग भी अपने राज्य को मध्य राज्य कहते थे। चीन का इतिहास ज्ञान 2700 ईसा पूर्व से चलता है और चीनी जनकृतियां भी इस बात का विश्वास दिलाती हैं कि उनका आदिम घर चीन ही है, परंतु पाश्चात्य विद्वान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि अफ्रीका में मिस्र या उसी महाद्वीप में सूडान प्रांत से चीनियों के पूर्वज यहाँ आकर बसे थे। कई कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कास्पियन सागर के दक्षिण तट से चीनी यहाँ पर आए थे, किंतु मनु संहिता में चीनियों की गणना उन क्षेत्रों से की गई है जो भारत से विभिन्न देशों में गए। चीन के इतिहास में याओ को प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया है और यहीं से चीन के इतिहास का प्रारंभ भी होता है। चीन के इतिहास में 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व काल तक 3 सम्राटों के राज्य कालों का उल्लेख मिला है, जिन्हें सम्राटत्रीय के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि चीन में इन या संघ राजवंश के चाउशेन नामक राजा जो बहुत ज्यादा अत्याचारी हुआ था, जिस कारण वह प्रजापीड़क नाम से भी प्रसिद्ध था। उसका कहना था कि उसे ईश्वर ने ही सम्राट बनाया है। अतः इससे प्रकट होता है कि चीन में भी राजा के ईश्वरीय सत्ताधिकार की मान्यता थी। साथ ही चीनी समाज में पूर्वज पूजा की प्रवृत्ति मुख्य रूप से विद्यमान थी। प्रत्येक अभिजात वर्ग का व्यक्ति अपनी वंश परंपरा से पूरी तरह परिचित होता था। अपने पूर्वजों की आत्मशक्ति के लिए वह उनका श्राद्ध भी करता था तथा बलि भी देता था। यह एक धार्मिक परंपरा थी। धार्मिक परंपरा थी कि अपने कुल के पूर्वजों का श्राद्ध और उनकी बलि पूजा कोई कुलपुत्र ही करा सकता है। किसी अन्य के द्वारा कराया गया अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्वजों को स्वीकार्य नहीं था। यहाँ तक कि इस कार्य को किसी पुरोहित द्वारा भी नहीं करवाया जा सकता था। यह प्रथा चीन के अतीत के प्रति विशेष सजगता की ओर संकेत भी करती है। चीन का सबसे बड़ा देवता। चीन के सबसे बड़े देवता का आदिम रूप एक मानव पूर्वज था जिसका नाम ध्यान था। चीन की लिपि में ध्यान के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है एक ऐसे पुरुष का चित्रक जिसकी भुजाएं और टांगे फैली हुई हैं। अंत में यह शब्द उस क्षेत्र की पहचान बन गया जहाँ पूर्वज निवास करते हैं। इस बात से यह विवरण साफ हो जाता है कि चीनी दृष्टिकोण में इतिहास एक नैतिक प्रक्रिया थी। आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा का जन्मदाता भी चीनी माना जाता है। हालांकि इतिहासकार यूनान को भी जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि चीनी लेखन में कई कुरीतियां भी थी, जैसे कि चीन की संस्कृति का क्षेत्र भी संकुचित था, अतः उसका दार्शनिक चिंतन सर्वगाहन नहीं हो पाया। वह अपनी सीमाओं से मिलकर मध्य एशिया की संस्कृतियों से भी अलग ही रहा, जिस कारण चीन का सांस्कृतिक दर्शन का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया। तो ये थी चीन की पूरी इतिहास लेखन परंपरा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।